नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्रस्टेशिया के शेष बचे हुए लार्वा। पिछले वीडियो में हमने नोप्लियस, मेटानोप्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया और साइप्रिस, माइसिस और साइजोपोड जो लार्वा है इनके बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं मेगालोपा लार्वा की। मेगालोपा लार्वा जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, मेगालोपा लार्वा देखने में केकड़े जैसा लग रहा है और एक केकड़े का ही लार्वा होता है। वास्तविक केकड़े के समान बैक्यूरान डेकापोड प्राणियों में जोइया कायांतरण के पश्चात मेगालोपा लार्वा में बदल जाता है। यह वयस्क केकड़े के समान होता है और इसमें सभी 13 जोड़ी उपांग होते हैं, जैसा कि आपको यहां दिखाई देने लग गया। 6 जोड़ी प्लवपाद आपको यह दिखाई दे रहे हैं, प्लियोपोड्स। केकड़ों में नोप्लियस अवस्था अंडे के अंदर ही पूरी रहती है और जोइया अवस्था में अंडोजोतोत्पत्ति होती है। यह निर्मोचन द्वारा मेगालोपा लार्वा में बदल जाता है। मेगालोपा कायांतरण के पश्चात वयस्क क्रैब में बदल जाता है। हर्मिट क्रैब में ग्लोकोथी अवस्था मेगालोपा के समान होती है और इसमें उदर प्लवपाद भी उसी प्रकार के होते हैं। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें ये इसका मीडियन स्पाइन है, यहाँ पर ये कंपाउंड आई ये है, ये एंटीन्यूल डेवलप होंगे, ये एंटीना है और ये आगे जो ऑर्गन्स है चिलेट लैग पकड़ने के लिए काम आती है। इसके अलावा ये वॉकिंग लैग है, थोरेसिक लैग जिसमें है, और सिफेलोथोरेक्स पोर्शन ये एब्डोमन पार्ट शुरू हो जाता है और इसमें टेल्सन ये है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं फाइलोसोमा लार्वा की। फाइलोसोमा लार्वा, यह लार्वा पेलिन्यूरन्स या स्पाइनी क्रैब या सेल लॉबस्टर के लार्वा को फाइलोसोमा या कॉज क्रैब कहते हैं। यह माइसिस की रूपांतरित अवस्था है जिसमें शरीर में सिर, पारदर्शी बक्ष और उदर 3 भाग होते हैं। नेत्र श्रैव्रंत और संयुक्त है। 6 जोड़ी बक्षीय पांगों में प्रथम जोड़ी या जंबिका पाद मैग्जिलिपीड अवशेषी रूडिमेंट्री होते हैं। द्वितीय जोड़ी एक शाखी, तीसरी जोड़ी सुनिर्मित द्विशाखी तथा उनके पीछे के शेष 3 जोड़ी, चौथी, पांचवी और छठी जोड़ी लंबी द्विशाखी टांगे होती है। उपांगों का इसमें अभाव होता है। वयस्क बनने से पहले इसमें कई बार निर्मोचन होता है। इसके पश्चात हम इसके डायग्राम को देखते हैं कि जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिखाई दे जाएगा। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ये इसके एंटीड्यूल है, ये कंपाउंड आई, थर्ड मैग्जिलिपीड, हेड, ये थोरैक्स और ये एब्डोमन, सिर, थोरैक्स और एब्डोमन। अब थोरैक्स से यह आपको चलन टांगे दिखाई दे रही है, चलन टांगे दिखाई दे रही है, एब्डोमन है। 4 to 6 थोरेसिक अपेंडेजेज है। फाइलोसोमा लार्वा आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं एलाइमा लार्वा की। एलाइमा लार्वा है, यह कुछ मेलास्ट्रेकन प्राणियों जैसे कि स्क्वेला, में पाए जाने वाला जोइया का रूपांतरित रूप है। इसका शरीर बेलनाकार, लंबा, पतला, काचा, पारदर्शी होता है और यह बेलांचली रूप है। इसका पृष्ठवर्म छोटा चौड़ा होता है और इसके सिर के सभी उपांग होते हैं, परंतु बक्षीय उपांगों में केवल प्रथम 2 ही होते हैं। उदर में 6 खंड होते हैं जिनमें 4 या 5 जोड़ी प्लवपाद होते हैं
इसमें जोइया में विभिन्न सुनिर्मित द्वितीय जमपदक और पुच्छखंड का आर्मेचर होता है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये इसका रोस्ट्रम भाग है, एंटीन्यूल है, ये कंपाउंड आई है और ये एंटीना है। फिर इसका ये थोरैक्स पोर्शन है और ये एब्डोमन पोर्शन है। एब्डोमन पोर्शन लास्ट में टेल्सन में दिखाई दे रहा है, टेल्सन के रूप में रूपांतरित। ये एब्डोमन अपेंडेजेस है और ये एब्डोमन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एलाइमा लार्वा है। अब लार्वा के रूपों का महत्व। लार्वा के रूप है हिकेल के जातीय आवर्तन नियम के अनुसार, पुनरावर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने परिवर्तन या व्यक्तिव्रत के अंतर्गत कुछ सीमा तक अपने उद्विकासीय इतिहास या जाति व्रत को दोहराता है। इसके दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्राणी के परिवर्तन की उत्तरोत्तर अवस्थाएं उनके उत्तरोत्तर वयस्क पूर्वजों के साथ उद्विकासीय अवरोहण की एक समान पंक्ति में होती है। सब क्रस्टेशियाई प्राणियों में परिवर्तन में पाए जाने के कारण आरंभ में नॉप्लियस को क्रस्टेशिया के पूर्वजी रूप को विकसित करने वाला समझा जाता था। यह भी समझा जाता था कि इसी पूर्वज रूप में आजकल के क्रस्टेशियाई प्राणियों का जाति वृत्तीय उद्विकास हुआ है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो अन्य लार्वीय रूपों जैसे कि जोइया, मेगालोपा इत्यादि अवस्थाओं का नॉप्लियस के समान पूर्वजों से उच्च क्रस्टेशियाई प्राणियों का उद्विकास हुआ होगा। परंतु आजकल पुनरावर्तन सिद्धांत के पुराने मत में बहुत रूपांतरण हो गया है और क्रस्टेशियाई लार्वीय रूपों को अब उन प्रारूपों का लार्वीय परिवर्तित रूप समझा जाता है जो क्रस्टेशियाई पूर्वजों की अपेक्षा अति सामान्य है। विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक समानताओं और बंधुत्व को समझने के लिए लार्वीय अवस्थाएं लाभदायक सिद्ध होती है। प्राणी जिनमें एक समान लार्वीय अवस्था होती है वो निकट संबंधी होते हैं और लार्वा के जातियों को दूर दूर तक फैलने और अंडों में कम से कम भोजन रखने में यह सहायक होते हैं। तो इस प्रकार ये लार्वीय रूपों का महत्व है। धन्यवाद।